गुड मॉर्निंग बच्चों, आज एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। और आज हम बात करेंगे 3rd से 5th क्लास के बच्चों के लिए वर्कशीट नंबर 74 यानी कार्यपत्रक नंबर 74। और आज का हमारा टाइटल है दीपा मलिक। कौन है दीपा मलिक, क्या करने आई है, इसी के बारे में हम आगे जानेंगे। 29 सितंबर 2020 यानी आज के दिन आपको ये वर्कशीट करनी है और इसको डिज़ाइन किया है शिक्षा निदेशालय दिल्ली सरकार के द्वारा। तो अगर मैं बात करूँ दीपा मलिक की, तो दीपा मलिक एक बहुत फेमस शॉटपुट प्लेयर है, भारतीय खिलाड़ी है और ये आपको यहाँ पर आज मैथ सिखाने आई है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, हमेशा वर्कशीट शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिलाती हूँ कि आपको बच्चे का नाम, क्लास एंड सेक्शन, क्लास टीचर का नाम प्लस डेट, ये चारों चीज़ें अपनी वर्कशीट में लिखनी है और वो भी पेन से या स्केच कलर से। ये हो गई इन्फॉर्मेशन। अब शुरू करते हैं हम आज की वर्कशीट जिसका टाइटल है दीपा मलिक। क्या टाइटल है? दीपा मलिक। तो कौन है दीपा मलिक? ये है दीपा मलिक। दीपा मलिक वास्तविकता में इनका जन्म 30 सितंबर 1970 को हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? हरियाणा में हुआ था, यानी ये भारतीय है। तो ये भारतीय खिलाड़ी हैं। जब ये 30 साल की थी तो 30 वर्ष की उम्र में इनके शरीर का जो निचला हिस्सा था वो सुन्न हो गया, यानी कमर के नीचे का जो हिस्सा होता है हमारे पैर, वो दीपा मलिक के सुन्न हो गए थे, यानी पैरालिसिस इनको हो गया था। तो इस वजह से ना तो ये चल फिर सकती थी और हाँ, चलने फिरने में ये कैपेबल नहीं थी। तो अब इसके बावजूद भी इन्होंने हार नहीं मानी, इन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी। इन्होंने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि दृढ़ निश्चय और परिश्रम से हम किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। यानी कि बच्चों, अगर आप में विल पावर होगी और आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे तो आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आप सबको पीछे छोड़ सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं। कितनी आगे गई दीपा मलिक, इनकी उपलब्धियों पे नज़र डाल लेते हैं। तो दीपा मलिक ने, यानी इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खूब सारे पदक जीते हैं। पदक का मतलब मेडल, ठीक है, और प्रतियोगिताओं का मतलब कंपटीशन। तो दीपा मलिक ने बहुत सारी नेशनल और इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में बहुत सारे मेडल्स जीते हैं। स्वर्ण का मतलब होता है सोना और रजत का मतलब होता है चांदी, ठीक है, यानी गोल्ड और सिल्वर। तो दीपा मलिक ने 33 गोल्ड मेडल्स जीते हैं जबकि 4 सिल्वर मेडल जीते हैं। 2016 में जब ब्राज़ील में एक जगह है जिसका नाम है रियो, ठीक है, ब्राज़ील की राजधानी है रियो। तो 2016 में ब्राज़ील की राजधानी रियो में पैरालंपिक गेम्स होते हैं। पैरालंपिक गेम्स में दीपा मलिक शॉर्ट पुट गेम खेलती है। नाउ व्हाट इज दिस शॉर्ट पुट गेम? होता क्या है? तो शॉर्ट पुट गेम को समझने के लिए हम इन पिक्चर्स को देखेंगे। तो आपको, यानी किसी भी खिलाड़ी को, एक बहुत भारी गोला दे दिया जाता है। उस गोले को आप अपनी जगह पर बने रहकर बहुत दूर तक फेंकना होता है आपको। जितनी दूर आपका वो गोला जाएगा उतने ही ज़्यादा आपके चांसेस हो जाएंगे कि आप जीतेंगे। यानी एक भारी गोला होता है जिसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा दूर फेंकना होता है और जिस खिलाड़ी का गोला दूर जाएगा वो खिलाड़ी विजेता माना जाएगा। ये होता है शॉटपुट गेम। सुनने में जितना इजी लग रहा है, खेलने में वास्तविकता में उतना ही मुश्किल है। शॉटपुट गेम जब 2016 में दीपा मलिक ने खेला तो यहाँ पे इन्होंने इतिहास रच दिया। क्यों? क्योंकि 4.5 मीटर से भी ज़्यादा दूर तक इन्होंने अपना गोला फेंका था और ऐसा करके ये पूरे पैरालंपिक्स में शॉटपुट में 2nd नंबर पे आई थी। अब 2nd नंबर पे जब ये आई थी तो इनको रजत पदक मिला था, यानी सिल्वर मेडल मिला था। और पैरालंपिक गेम्स में दीपा मलिक से पहले किसी भी भारतीय महिला को कोई मेडल नहीं मिला था। तो दीपा मलिक पहली ऐसी भारतीय महिला बनी जिनको पैरालंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल मिला था या मेडल मिला था। इनकी इतनी बड़ी अचीवमेंट से प्रभावित होकर भारत सरकार ने 2017 में इनको बहुत बड़ा अवार्ड दिया जिसका नाम है पद्मश्री। ठीक है, तो पद्मश्री हर किसी को नहीं मिलता, जो बहुत 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 अच्छा काम करता है सिर्फ उसी को मिलता है। तो शॉटपुट गेम, जैसे मैंने आपको बताया बच्चों कि शॉटपुट गेम में एक भारी गोला फेंका जाता है। गोला बहुत भारी होता है, जिसका गोला जितनी दूर जाएगा वो व्यक्ति विजेता माना जाएगा। तो इसी तरीके से आप ये गेम खेल सकते हैं अपने घर पे। याद रखिएगा, इस गेम को खेलते हुए आप अपनी एक वीडियो बनाएंगे और अपनी क्लास टीचर के पास सेंड करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, पुराना न्यूज़पेपर लेना है, उसकी बॉल बनानी है बड़ी सी, ठीक है, या छोटी बॉल बना सकते हैं जितनी आपके हाथ में आए। या तो न्यूज़पेपर की बॉल बनाए या फॉइल पेपर की बॉल बनाए। अब उस बॉल को लेकर आप एक लकीर खींचेंगे और उस लकीर पे आप उस बॉल को लेकर ऐसे खड़े हो जाएंगे।
ठीक है, एक ही जगह पर खड़े होना है, आपको लकीर से इधर उधर होना नहीं है। इसी लकीर पर खड़े खड़े आप कोशिश करेंगे अपनी बॉल को दूर फेंकने की। तो जितनी दूर आपकी ये बॉल जाएगी, जहां पर गिरेगी आपकी बॉल, वहां पर आपको एक निशान लगा लेना है। उसके बाद लकीर से लेकर आपकी बॉल में कितनी दूरी है, इसको आपको या तो किसी सुतली से नाप लेना है, या किसी धागे से, किसी फीते से, या इंच टेप से भी आप इसको नाप सकते हैं। आपने जितनी दूर ये बॉल फेंकी उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर अपने भाई बहन से बोलिएगा कि वो भी इसी तरीके से गेम खेले, ठीक है। जिसकी बॉल ज़्यादा दूर जाएगी वही बच्चा विनर माना जाएगा, और दूसरा बच्चा बेटर लक नेक्स्ट टाइम, ठीक है। तो ये है शॉर्टपुट गेम। खेल के बताइएगा ज़रूर कि आपको कैसा लगा। अब सेकंड क्वेश्चन ये है कि आप अपने टीचर की मदद से ये पता लगाएंगे कि पैरालंपिक गेम्स और ओलंपिक गेम्स दोनों में क्या फ़र्क है। तो बच्चों, दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, इसको आगे समझते हैं। तो जैसा कि आप इस स्लाइड में देख सकते होंगे, ये है ओलंपिक गेम्स का एग्जाम्पल और ये है पैरालंपिक गेम्स का एग्जाम्पल। देखने में तो दोनों सेम लग रहे हैं, वैसे भी दोनों सेम ही होते हैं। इनमें सिर्फ एक फ़र्क होता है। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि ओलंपिक गेम्स में वो खिलाड़ी भाग लेते हैं जिनके शरीर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होती है। जैसे इस वाले खिलाड़ी के शरीर में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। जबकि पैरालंपिक गेम्स की अगर मैं बात करूं तो ऐसे खिलाड़ी जिनके शरीर में किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी बीमारी की वजह से या जन्म से ही कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, और वो व्यक्ति जब गेम्स खेलता है तो वो पैरालंपिक गेम्स में आता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इन दोनों पिक्चर्स को ध्यान से देखेंगे, आप ये पाएंगे कि ये जो खिलाड़ी है पैरालंपिक गेम वाला, इसके हाथ को ध्यान से देखिए, जबकि दूसरा खिलाड़ी ओलंपिक गेम्स वाला है, इसके हाथ को ध्यान से देखिए। दोनों में फ़र्क आपको नज़र आ जाएगा। ये जो खिलाड़ी है ये ओलंपिक गेम्स में खेल रहा है क्योंकि इसके हाथ पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जबकि पैरालंपिक गेम्स खेलने वाला ये खिलाड़ी ये पैरालंपिक्स में खेल रहा है क्योंकि इसके हाथ में प्रॉब्लम है। अब ये एक्सीडेंट से है चाहे बीमारी से है वो हमें नहीं पता है, ठीक है। नेक्स्ट, इसी तरीके से देखिए बच्चों, दीपा मलिक 30 साल की उम्र में ये बीमार हो गई थी और इनको पैरालिसिस हो गया था, जिस वजह से ये खड़ी नहीं हो सकती है। तो इसलिए इन्होंने कौन से गेम्स में हिस्सा लिया? इन्होंने लिया पैरालंपिक गेम्स में हिस्सा। शॉर्ट पुट का एग्जाम्पल है, और ये है वो भारी गेंद, भारी बॉल जिसकी मैं बात कर रही थी। दीपा मलिक खड़ी नहीं हो सकती, इसलिए व्हील चेयर पर बैठे बैठे इनको ये भारी बॉल फेंकनी पड़ेगी, ठीक है। और ये पैरालंपिक्स का एग्जाम्पल है। दूसरी तरफ अगर हम ओलंपिक्स की बात करें तो ओलंपिक्स में ये जो खिलाड़ी है बिल्कुल हट्टा कट्टा है, भला चंगा है, खड़ा हो सकता है, और इसने भी इस बॉल को अपने गले पे लगाया हुआ है। एक जगह पर खड़े हुए ही इस खिलाड़ी को खड़े होकर ये बॉल फेंकनी है जितनी दूर हो सके। तो पैरालंपिक्स में ऐसे खिलाड़ी भाग लेते हैं जिनके शरीर में कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है समय के साथ, लेकिन ओलंपिक्स में ऐसे खिलाड़ी भाग लेते हैं जिनके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन से पता चल गया होगा कि पैरालंपिक खेल ओलंपिक खेल से कैसे अलग होते हैं। यहाँ पर फिजिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं बच्चों, और आपको जो भी समझ में आया है वो इस क्वेश्चन के आंसर में आपको लिखना है। अब दीपा का जन्म 1970 में हुआ, ठीक है। 1970 में दीपा पैदा हुई थी। तो आपको ये बताना है कि 2016 में उनकी उम्र क्या रही होगी। तो यदि कोई व्यक्ति 1970 में पैदा होता है तो 1970 के 10 साल बाद क्या आएगा? 1980। उसके बाद क्या आएगा? 1990। ये 10-10 साल का गैप है, आपको 10-10 साल बढ़ाते जाना है। फिर उसके बाद 1990 के बाद क्या आएगा? 2000। क्या आएगा? 2000। और 2000 के बाद अगर हम 10 और बढ़ाएं तो 2010, ठीक है। अगर हम और 10 बढ़ाएं तो 2020 आएगा, लेकिन हमसे 2016 का पूछा है इसलिए हम 2020 को ऐड नहीं करेंगे, हम सिर्फ 2010 तक ही रहेंगे, ठीक है। तो ये कितने साल हो गए? 10, 20, 30, 40, यानी 2000 की जब 2000 वर्ष आया था तब तक दीपा 40 साल की थी, ठीक है। 2010 में दीपा 40 साल की थी। अब धीरे धीरे करके 6 साल और बीत गए और आ गया 2016। 2016 में दीपा कितने साल की हुई? तो जब दीपा 2010 में 40 साल की थी, है ना, 2010 में 40 साल की थी,
तो 2016 में कितने साल की होगी? 6 साल और आप इसमें ऐड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 46। कितना? 46। तो 2016 में दीपा की उम्र कितनी हो जाएगी? 46 हो जाएगी। और इसी तरीके से अब आपको ये बताना है कि 2020 में दीपा की उम्र कितनी हुई होगी। ठीक है, 2016 में दीपा की उम्र 46 है। अब 2016 में, हाँ इधर देखिए बच्चों, 2016 में हम 4 और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 2020। ठीक है, यानी कि हमें इसमें भी 4 और ऐड करना है, और अगर हम 46 में 4 और प्लस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 50। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया है तो दोबारा से इस वीडियो को देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। या फिर आप कैसे कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2020 में से 2016 को आप घटा दीजिए, आपके पास क्या आएगा? 0004। ठीक है, 4 आपके पास आंसर आएगा, यानी इस 4 को आपको 46 में ऐड करना है। यानी कि अब आपको आंसर पता चल जाएगा कि 2020 में दीपा की उम्र कितनी थी? 50 साल। जो उम्र दीपा की आई है, अब आप अपनी मम्मी की उम्र का पता लगाएंगे और आप ये पता लगाएंगे कि दीपा की उम्र आपकी मम्मी की उम्र से बड़ी है या छोटी है। यह हमें कैसे पता चलेगा? प्लस या माइनस करके। और यह भी लिखना है कि कितने वर्षों का अंतर है। ठीक है, स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक यानी गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल प्रतियोगिता में कौन कौन से स्थान पर आने पर मिलते हैं? तो गोल्ड मेडल किसको मिलेगा? जो फर्स्ट आएगा। रजत यानी सिल्वर मेडल किसको मिलेगा? जो सेकंड आएगा। और ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक किसको मिलेगा? जो थर्ड आएगा। तो स्वर्ण वाले को फर्स्ट, रजत वाले को सेकंड और कांस्य वाले को थर्ड पोजीशन आने पे ये मेडल मिलेंगे। दीपा ने 33 गोल्ड यानी 33 स्वर्ण और 4 रजत पदक जीते हैं, यानी 4 सिल्वर मेडल जीते हैं। टोटल उन्होंने कितने मेडल जीते हैं? तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 33 को 4 से प्लस कर देंगे, यानी इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो जो आंसर आएगा यानी 37। तो टोटल उन्होंने कितने मेडल जीते हैं? 37 जीते हैं। अब आपको यह पता लगाना है कि 50 मेडल जीतने के लिए और उन्हें कितने पदक जीतने होंगे। तो इसमें आप क्या करेंगे? 50 में से 37 को माइनस कर देंगे और जो आंसर आएगा वो इसका आंसर होगा। ठीक है, यदि आपको दीपा के बारे में जानकर अच्छा लगा तो उनके लिए आप अपनी तरफ से एक सुंदर सा मेडल बनाएंगे और उनके नाम से एक प्यारा सा सुंदर सा मैसेज भी लिखेंगे। यहाँ पे खत्म होता है हमारा आज का सेशन। कल फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।